हेलो एवरीवन। तो जो हमारी चर्चा हो रही थी, हम लोग अनुसूचियों पे चर्चा कर रहे थे। अनुसूची का मतलब स्केड्यूल। संविधान में कुछ अलग से चैप्टर दिए गए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। तो हमारी चर्चा इन्हीं पे हो रही थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जिन्हें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। एक बार उनका रिवीजन कर लिया जाए, उन 8 अनुसूचियों का रिवीजन कर लिया जाए। उन 8 ये क्या हो रहा है, उन 8 अनुसूचियों का रिवीजन कर लें। क्या रिवीजन? तो भाई देख लो, पहली अनुसूची क्या कहती थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। इनके बारे में जान ले। देखो, पहली अनुसूची, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि पहली अनुसूची का नाम था, क्या नाम था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची क्या कहती थी? सैलरी। दूसरी अनुसूची सैलरी, वेतन भत्ते, ये सब वेतन भत्ते पेंशन। इसकी चर्चा किसमें थी? दूसरी अनुसूची में। कोई प्रॉब्लम? तीसरी अनुसूची क्या कहती थी? शपथ, पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटें, कि किस जगह से कौन सी सीट राज्यसभा में बनेगी, राज्यसभा में सीटें। कोई प्रॉब्लम नहीं। पांचवी अनुसूची क्या कहती थी? पांचवी अनुसूची इंपॉर्टेंट थी, SC ST का प्रावधान। SC ST का प्रावधान यानी कि ST SC पर किस प्रकार प्रशासन होगा। पूरे भारत भर में SC ST समुदाय यानी कि SC ST जो जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पे किस तरीके से क्या होगा, प्रशासन होगा। इसके बाद छठवीं अनुसूची कहती थी AMTM। AMTM मतलब इसमें कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। इसमें इनके जो SC ST का क्षेत्र है, इनमें प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं। SC ST का प्रावधान पांचवी अनुसूची। छठवीं अनुसूची भी SC ST के प्रावधान से संबंधित है। क्या है? SC ST के प्रावधान से संबंधित है। छठवीं अनुसूची में कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन से? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। सातवीं अनुसूची में क्या था? सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। सातवीं अनुसूची कौन कौन सी? एक थी संघ सूची जिसे कहते हैं यूनियन यानी कि सेंट्रल, एक थी राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। क्या थी? समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 97। राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। कितने विषय शामिल थे? 47। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा इसमें एक अवशिष्ट सूची भी थी। क्या थी? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में क्या था? जो भी नए मुद्दे आएंगे उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जब कभी भी दो राज्यों के बीच विवाद होगा तो कानून किसका ज्यादा माना जाए? दो राज्यों के बीच, सॉरी, केंद्र और राज्य के बीच। समवर्ती सूची में किसी कानून को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जब विवाद होगा तो बात हमेशा केंद्र सरकार की मानी जाएगी, राज्य की कोई बात नहीं मानी जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाए। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। किसका? 22 भाषाओं। तो 22 भाषाओं को पूरा याद नहीं करना है। कौन कौन से की पॉइंट्स है इसमें? नवीनतम जोड़ी गई भाषा बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। इसके अलावा दूसरी बात कि इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। पूछता है क्या राजस्थानी शामिल है? नहीं है, इसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। पूछता है क्या इसमें भोजपुरी शामिल है? नहीं है। ये एक भी भाषा इसमें शामिल नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाएं। तो इस तरीके से हमने 8 अनुसूचियां कल पढ़ ली थी। आज जो बाकी की 4 बची हुई हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। पहली अनुसूची क्या कहती है? फर्स्ट शेड्यूल क्या कहती है? फर्स्ट शेड्यूल कहती है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित का एक क्या है? यूनियन। तो इसमें इनके नाम दिए गए। आर्टिकल 1 कहता है कि ये यूनियन है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का, और इसमें नाम दिए गए। किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में किसके नाम है? भारत के राज्य क्षेत्र के नाम। इसके अलावा एम्बेसी यानी विदेशों में जो भारत की एम्बेसी है उसके भी नाम इसमें शामिल हैं। दूसरी अनुसूची क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते। क्या है? वेतन, पेंशन और भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ओथ की। विभिन्न पदाधिकारी किस तरीके से शपथ लेंगे, कौन सी शपथ होगी, कि प्रधानमंत्री कौन सी शपथ लेगा, राष्ट्रपति कौन सी लेगा,
सांसद कौन सी लेगा, साधारण सांसद, कोई मंत्री कैसी लेगा, ये सब किस में लिखा है, तीसरी अनुसूची में। इसके अलावा चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटें की किस जगह से राज्यसभा की कौन सी सीट बनेगी, या कितनी पूरे भारत भर में कहाँ से कितनी सीटें आएंगी। तो इसी में चर्चा की गई है कि जहाँ से राज्यसभा की सीटें उन सबका नाम इसमें दर्ज है। कहाँ पे, चौथी अनुसूची में। इसके अलावा आता है पांचवी अनुसूची या फिफ्थ शेड्यूल, इसमें SC/ST का प्रशासन, कि पूरे भारत में SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन, पूरे भारत में SC/ST के क्षेत्रों में प्रशासन। छठवीं अनुसूची भी सेम है, छठवीं अनुसूची भी क्या है, सेम। इसमें भी क्या है, AMTM, क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST क्षेत्र में क्या, प्रशासन। इसके बाद सातवीं अनुसूची क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का विभाजन, किसके बीच, राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन। कौन सी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में कितनी तरीके की सूचियां शामिल है, 3 तरीके की। पहली कौन सी है, संघ सूची, जिसमें कानून कौन बनाती है, संघ यानी कि केंद्र सरकार। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार। तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, जिसमें कानून कौन बनाता है, दोनों लोग कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आ जाए, क्या हो जाए, विवाद हो जाए, क्या हो जाए, विवाद। जब कभी भी विवाद होगा तो क्या होगा, विवाद की स्थिति में किसका कानून माना जाएगा, तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा आठवीं अनुसूची क्या कहती है, 22 भाषाओं का जिक्र करती है। 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। नवीनतम 4 जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। कौन सी हैं, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं। आगे की जो 4 शेड्यूल है, यानी कि आगे की आने वाली जो 4 अनुसूचियां हैं, वो सारी अनुसूचियां जो हैं किससे रिलेटेड हैं, वो सब बाद में जोड़ी गई। आगे की जितनी भी अनुसूचियां आएंगी वो सब बाद में जोड़ी गई, जब जिसकी जरूरत पड़ी उसी तरीके से उनको जोड़ा गया। ठीक, तो 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th एंड 12th। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, 9वीं अनुसूची कानूनों का एक संग्रह है। क्या है, कानूनों का एक संग्रह, कानूनों का संग्रह। और इन कानूनों पर कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता। मतलब कि 9वीं अनुसूची में वो सभी कानून बनाए गए हैं, वो सभी कानून डाले गए हैं जिन पे कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। समझे। तो इसमें उस तरीके के सारे कानून हैं जिसमें क्या है, कोई भी कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता। यानी कि ये क्या है, न्यायिक अधिकरण से मुक्त है, मतलब न्यायिक प्रक्रिया से ये मुक्त है। कौन सी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे मुक्त है, न्यायिक जो न्याय की संबंधी यानी कि लॉ से मुक्त है। किससे, लॉ से, कोर्ट से ये मुक्त है। कोर्ट चाहे तो 9वीं अनुसूची पर फैसला नहीं दे सकता है, 9वीं अनुसूची पर समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछें कि भारत का एक संविधान का आर्टिकल आगे पढ़ाएंगे जिसमें लिखा है क्या, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 5 तरीके की रेट जारी करता है। किसके लिए, जब कोई मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति पर को हानि पहुंचाता है या कुछ ही मानवाधिकारों को हानि पहुंचाता है। अगर हम बोलें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा विषय शामिल हो गया है, कोई ऐसा कानून बन गया है जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर समीक्षा कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर समीक्षा कर सकता है? अगर 9th शेड्यूल में कोई ऐसा कानून चला गया है या बन गया है जो क्या कर रहा है, आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा कर सकता है? बिल्कुल समीक्षा कर सकता है। तो जब मौलिक अधिकारों की बात आएगी, किसकी, मौलिक अधिकारों की, किसकी, मौलिक अधिकारों की, तब इस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट SC प्लस SC दोनों इस पे समीक्षा कर पाएंगे। लेकिन अगर इससे रिलेटेड नहीं है, इससे अलग कोई भी विषय है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोई भी कोर्ट कोई भी समीक्षा नहीं कर सकता है। तो 9वीं शेड्यूल क्या कहती है, 9वीं शेड्यूल कहती है कि इसमें जो शामिल विषय हैं, इसमें जो शामिल कानून है, उन पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी तरीके की समीक्षा नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? किसी भी तरीके की समीक्षा नहीं कर सकता है। तो भाई क्या करो, कोई घोटाला करो, इसी सूची में डाल दो, इसी अनुसूची में डाल दो। बीच में ऐसा हुआ अभी, बाद में सरकार ने इस पर कठोर कानून बनाए कि कुछ ही ऐसे विषय हैं जिन पर आप इसमें डाल सकते हैं। ये नहीं कि जो
कानून उठाए राज्य सरकार ने डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो 9वीं सूची बात समझ में आई। 9वीं अनुसूची ये कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसमें कितने विषय शामिल है, 284। 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 284। इसका प्रावधान क्या है, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, नहीं। 9वीं अनुसूची पर क्या हाई कोर्ट समीक्षा कर सकता है, नहीं। क्या सेशन कोर्ट समीक्षा कर सकता है, नहीं। क्या सिविल कोर्ट समीक्षा कर सकता है, नहीं। कोई भी कोर्ट इस पर समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मानवाधिकारों की बात आ जाए, मौलिक अधिकारों की बात आ जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा कर सकते हैं 9वीं अनुसूची पर। तो क्वेश्चन यही पूछता है। हम सब ने क्या पढ़ा होता है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल है उन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी समीक्षा नहीं कर सकता। यूपीएससी वगैरह क्वेश्चन है इसी तरीके से ढूंढ के लाते हैं। वो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए या कौन सा ऐसा विषय है जिस पर 9वीं अनुसूची के विषयों पर भी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, तो जब कभी भी मानव अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, कौन करेंगे, ये कानून, इसमें उल्लिखित कानून जब भी मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे तो ये जो अनुसूची है इस पर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा कर पाएगा। समझे बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जान लें कि ये कब जोड़ी गई, तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट, पहले संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। जरूरत क्या पड़ी इसको जोड़ने के लिए, देखो जब हम शुरुआत में आज़ाद हुए 1947 में, 48 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 47 में ही शुरू हो गया, 48 में बना, 49 में बना, 50 में लागू हुआ। तो भारत में क्या ज़रूरत थी, भूमि सुधार की ज़रूरत थी। भूमि सुधार का क्यों, क्या तात्पर्य था कि भाई एक तरफ विनोबा भावे जो थे वो भूदान आंदोलन चला रहे थे, जो बड़े बड़े लोगों से ज़मीन ले रहे थे और उसको बराबर करके सब में बांट रहे थे। तो इसी को जो भूमि सुधार चल रहा था कि मतलब पहले ज़मींदारी प्रथा थी, ज़मींदारी में क्या था, किसी पे 1000 बीघा खेती है, किसी पे 1000 एकड़ खेती है, किसी पे 2000 एकड़ खेती है, किसी पे 4000 एकड़ खेती है। कोई बड़ा जमींदार है जिसपे 500 गांवों की जमींदारी थी, तो वो तो बड़ा आदमी रह जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं वो तो मर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। इसी वजह से सरकार ने भूमि सुधार शुरू किया। क्या, भूमि सुधार। अब भूमि सुधार शुरू किया तो सरकार ने जो बड़े बड़े जमींदार थे इनकी भूमि हड़पनी शुरू कर दी। सरकार ने इनकी भूमि इनसे छीन ली। अब जब सरकार ने इनकी भूमि इनसे छीनी, जमींदार की भूमि छीनी, तो ये जमींदार क्या, न्यायालय जाने लगे। कहाँ जाने लगे, न्यायालय। सरकार से कहते तुम्हें देख लेंगे। अंग्रेज तो कह के गए हैं कि भाई ये न्यायालय में परिवर्तनीय, हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय कोर्ट जाएंगे। तो सरकार ने कहा अच्छा कोर्ट जाओगे, जाओ कोर्ट, हम इसको 9वीं अनुसूची में डाल देंगे और हम एक नई अनुसूची जोड़ रहे 9वीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई समीक्षा नहीं कर सकता। तो ये जो 9वीं अनुसूची है ये क्यों जोड़ी गई थी, इसका रीजन था भूमि सुधार। तो क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार कि 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी, तो ये भूमि सुधार की वजह से 1951 यानी 1951 में पहले अमेंडमेंट यानी कि पहले संविधान संशोधन में ही इसको जोड़ दिया गया था। इसको जोड़ने का कारण समझ में आया कि भाई होते थे जमींदार जिस पे 500 गांवों की जमींदारी है 1000 बीघा करीब खेती। अब जब ये 1000 बीघा करीब खेती है, सरकार आई कि भाई एक काम करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, भूदान कर दो। उसने मन से जितना भूदान किया, मान लो 1000 में उसने भूदान किया 100 बीघा। अब अभी भी उसके पास कितनी है, 900 बीघा है। अब जब 900 बीघा उसके पास खेती है तो वो क्या करेगा, लोगों का शोषण करेगा, क्योंकि इकलौते मतलब जितने भी गांव हैं 500 गांव, उन 500 गांवों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन होगा, वही होगा। अब जब अमीर वही होगा तो क्या करेगा, उसके घर सब लोग मजदूरी करेंगे, किसी और के पास खेती ही नहीं है तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, और कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो वो सबको अपना गुलाम बना लेगा। क्या बना लेगा, गुलाम। इसी वजह से सरकार ने सबको बराबर करने के लिए, इक्वल लाने के लिए, सबकी आर्थिक स्थिति बराबर करने के लिए सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया। सरकार ने कहा एक काम करो, अगर 900 बीघा है 90 बीघा रख लो, बाकी की हमको दे दो, 90 बीघा में तुम्हारा बढ़िया काम चल जाएगा। ठीक, अगर ये न्यायालय में परिवर्तनीय होता, न्यायालय में लोग जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो सीधे चले जाते और सरकार पे केस करते कि भाई आपने हमारी जो भूमि है वो हड़प कैसे ली। भाई सरकार को ये अधिकार थोड़ी है कि हमारी आय और भूमि है, तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो ये डिक्टेटरशिप ना होके लोगों के वेलफेयर के लिए किया गया। लेकिन अब कोई कानून बना दे सरकार, जैसे सरकार ने कानून बना दिया कि 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, ठीक, तो क्या करेगा, और डाल दिया 9वीं अनुसूची में, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा नहीं कर पाएगा, बिल्कुल करेगा। तो जब भी कभी मौलिक अधिकार के हनन की बात आ जाएगी, जब भी कभी मानवाधिकार के हनन की बात आ जाएगी, तो सीधे सीधे ये लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, 9वीं अनुसूची पर समीक्षा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
नौवीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो 284 विषय। कितने विषय शामिल है? 284। नौवीं अनुसूची 284 विषय शामिल है। नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। कब जोड़ी गई? 1951 में। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाएं। आगे आएगी 10वीं अनुसूची। क्या? 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल भाई क्या कहती है देख लो। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। दल बदल कानून। दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल का मतलब क्या होता है? देखो दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब पार्टी बदल लिया। वो एकदम मीम नहीं है, पार्टी बदल लिया साला, वही वाली बात। तो दल बदल मतलब होता क्या था कि जब समय था भारत में 1975 के बाद का, 1970 से 1975 या 1980, ठीक, इस समय भारत में क्या हो रहा था? इस समय भारत में बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता थी। मतलब राजनीतिक पार्टियां थीं। कोई सांसद बन जाता था, मान लो वो सांसद बना कांग्रेस से तो बीजेपी में चला जाता था अकेला सांसद। कोई सांसद बना किसके नाम पर? बीजेपी के नाम पर, तो वो चला गया कांग्रेस में। इस तरीके से पूरे भारत में क्या था? बवाल मचा हुआ था। तो किसी भी व्यक्ति की पूरी तरीके से, किसी भी व्यक्ति की पूरी तरीके से क्या संप्रभुता, मतलब किसी पार्टी की पूरी तरीके से संप्रभुता नहीं हो पाती थी। तो इसी के लिए लाया गया दल बदल कानून। दल बदल कानून कि भाई देखो दल बदल कानून किस पे लगेगा। तो दल बदल कानून का प्रावधान कब किया गया पहले तो ये जान लो। तो ये 52 अमेंडमेंट, कौन से? 52वें संविधान संशोधन, 52वें अमेंडमेंट पे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। कब? 1985 द्वारा। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कोई भी आदमी जो किसी दूसरे पार्टी से चुनाव जीता है वो अकेला कहाँ नहीं जा सकता? वो अकेला उस पार्टी को नहीं जा सकता। अगर वो अकेला उस पार्टी को छोड़ के चला जाएगा, क्या करेगा? चला जाएगा अगर वो अकेला, तो उस पर क्या हो जाएगा? उस पर दल बदल कानून लग जाएगा और उसकी उस पार्टी से सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। साथ ही साथ उसकी सदस्यता संसद से भी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए, मान लो हम हैं, हमें दे दिया बीजेपी ने टिकट और हम बीजेपी से जीत गए। अब जब हम बीजेपी से जीत गए, कुछ दिन तो हम बैठे संसद में, बीजेपी सब पूरे मंत्री के बीच में, हम सांसद हैं। अचानक हुआ क्या कि मेरा झगड़ा हो गया किससे? बीजेपी के जो मंत्री हैं उनसे मेरा झगड़ा हो गया और मेरा मन अचानक बदल गया। हमने चुनाव लड़ा था बीजेपी के नाम पे कि भाई हम भाजपा के नाम पे वोट दोगे तो हम जीत जाएंगे। हम पूरे चुनाव भर बीजेपी के साथ रहे, हमने उसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। लेकिन अचानक से मेरा मूड बदला और हम अगले दिन पहुंच गए कि हम अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा? अगर ये दल बदल कानून नहीं होता तो हम सांसद रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन दल बदल कानून लाया गया। इसमें क्या करेंगे कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है और हम चुनाव जीते हैं बीजेपी से, तो हमको बीजेपी जो चुनाव जीते हैं, हम सांसद बने हैं, तो हमें सांसदी हमसे छीन ली जाएगी, हम पर दल बदल कानून लग जाएगा। और उसके बाद जब हम चाहें तो हम अगले बार में कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सांसदी छोड़नी पड़ेगी। इसे ही क्या बोलते हैं? दल बदल कानून। दल बदल कानून, बात समझ में आई? दल बदल कानून के कई प्रावधान हैं, 2-3 प्रावधान है। पहला कि आदमी क्या करे? भाई पहली बात कौन सी? कि चुनाव लड़े तुम दूसरी पार्टी से, लेकिन ट्रांसफर हो गए तीसरी पार्टी में, ट्रांसफर हो गए तीसरी पार्टी में, तो तुम पे क्या लग जाएगा? दल बदल। इसके बाद दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसमें यह है कि तुमने क्या किया है कि पार्टी के विपरीत वोट दिया है संसद में। किसके? पार्टी के विपरीत। तुम्हारी पूरी पार्टी किसी कानून के समर्थन में वोट दे रही थी, अचानक तुमने उसके खिलाफ में वोट दे दिया, तो तुम पर क्या लग जाएगा? दल बदल कानून। क्या लग जाएगा? दल बदल कानून। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाएं, ठीक, आगे बढ़ें। आगे इसमें देखो, अब एक क्वेश्चन बताओ कि कोई एक आदमी है, वो सांसद है, वो किसी एक पार्टी से, मान लीजिए वो किसी ए पार्टी से है। ए पार्टी में उसके सांसद कितने हैं? उसके पास ए पार्टी में टोटल 10 सांसद हैं। 10 में से 7 लोग उसके बहुत खास हैं,
ध्यान से सुनना, 7 लोग उसके बहुत खास हैं। अब 7 लोगों में उसे अचानक ऐसा, उन 7 में वो खुद भी शामिल है, 6 लोग उसके और खास हैं। उन 6 लोगों में अचानक उसको, उस पूरी पार्टी में अचानक उसको ऐसा लगता है कि ये पार्टी मेरे लिए नहीं है, ये इस पार्टी में क्या है, ये पार्टी मेरे अनुरूप काम नहीं कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और उसने अपने सारे दोस्तों से मुलाकात की, जो और भी उसके सांसद थे 7 वाले, कि भाई ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर ली तो आप लोग भी छोड़ दो, हम तो छोड़ेंगे ही, आप लोग भी छोड़ दो। तो ये बताओ, क्या मान लीजिए 7 के 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, एक पार्टी के 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, तो क्या उनकी संसद सदस्यता जाएगी, क्या उन पर दल बदल कानून लगेगा, बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या उन पर दल बदल कानून लगेगा, बताओ। उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। जब ज्यादातर लोग 70% लोग पार्टी छोड़कर चले जाएं तो मान लिया जाता है कि पार्टी बेकार है, समझे, पार्टी घोटालेबाज है। अगर कल को क्या हो कि कांग्रेस से 10-15 लोग, क्या कांग्रेस की सरकार आ जाए और कांग्रेस सरकार के 70% आदमी कहाँ आ जाए, बीजेपी में, 70% सांसद कहाँ आ जाए, बीजेपी में, तो उस पर क्या लग जाएगा, कांग्रेस पार्टी पर दल बदल, कि भाई तुम ही बेकार हो। उस पर कानून, मतलब इन लोगों पर कानून नहीं लगेगा, इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना के ज़्यादातर जो विधायक थे वो बागी हो गए, ज़्यादातर 70% से ज़्यादा। अब जब 70% से ज़्यादा विधायक बागी हो गए तो शिवसेना को, पार्टी जो शिवसेना पार्टी थी उसकी बहुमत गिर गई और उस पर दल बदल लग गया। मतलब उसकी पार्टी पे क्या दिया गया कि तुम्हारी पार्टी गवाड़ा है। भाई अगर एक आदमी हो सकता है तुमसे असहमत, 2 आदमी हो सकते हैं, 20% लोग हो सकते हैं, 70% लोग अगर असहमत है तो मान लिया जाता है कि तुम ही बेकार हो। जैसे तुम मोहल्ले में निकल जाओ, एक आदमी की तुमसे नहीं बनती, कोई बात नहीं, 2 आदमी की तुमसे नहीं बनती, कोई बात नहीं, अब पता चला कि गली में घर हैं 20 और 20 में से 12 लोग तुमसे बोलते ही नहीं है, तो फिर तुम ही खराब हो, फिर कोई और खराब नहीं, तुम खुद खराब हो। ऐसा ही इसमें किसमें, दल बदल कानून में, कि जब ज़्यादातर लोग क्या करें, पार्टी छोड़ दें तो मान लिया जाता है कि पार्टी खराब है, मान लिया जाता है क्या, पार्टी खराब है। और जब इकलौता या 1-2 आदमी घर छोड़े तो मान लिया जाता है कि वो जो लोगों ने घर छोड़ा है, पार्टी छोड़ी है, वो लोग खराब है। कोई प्रॉब्लम। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 में, 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब आगे आएगी क्या, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में चर्चा है पंचायती राज की, पंचायती राज, और 12वीं में स्थानीय स्वशासन। ध्यान से समझना, पंचायती राज की जो परिकल्पना थी वो महात्मा गांधी की। पंचायती राज का क्या मतलब होता है, वही प्रधान, मुखिया और ग्राम पंचायत, ये सब क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने क्यों रखी थी, इसका भी रीज़न था। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको बहुत कुछ पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज थी, और वो जानते थे कि गांव का आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। इस वजह से अगर हम स्थानीय स्वशासन नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन अगर हम लोगों ने नहीं रखा, मतलब प्रधान मुखिया नहीं बनाए या पंचायत नहीं बनाई, तो होगा क्या, जो गांव के आदमी हैं वो कभी विधायक से बात कर नहीं पाएंगे, और विधायक से जब वो बात कर नहीं पाएंगे तो उनके गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनके गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि आज तो हम लोग हाईटेक हो गए, सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग विधायक से बात करने के लिए थोड़ा आदमी कतराता है और उनके डायरेक्ट सामने बात नहीं करता है। जबकि गांव के प्रधान को ठोंक के बोलते हो कि अगली बार वोट ले लेना, जबकि प्रधान क्या कहता है, प्रधान एक गाँव से थोड़ी जीतता है। इसी वजह से महात्मा गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस बात को सुझाया था। लेकिन अंबेडकर साहब जो थे वो कह रहे थे कि अगर हमने पंचायती राज को लागू किया, क्या किया, पंचायती राज को, तो क्या होगा, जितना भी पैसा गांव के डेवलपमेंट के लिए आएगा उसको कौन खा जाएगा, प्रधान। और ये बात भी सही थी, आज भी होता है, 5 करोड़ रुपए आता है, 1 करोड़ भी रुपए नहीं लगता है। तो महात्मा गांधी ने कहा एक काम करो,
महात्मा गांधी ने कहा कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि एक इकलौता आदमी खा जाएगा, लेकिन ये बताओ क्या विधायक नहीं खाएगा, क्या सांसद पैसा नहीं खाएगा, क्या कोई मंत्री पैसा नहीं खाएगा? जब हर जगह करप्शन हो रहा है तो यहाँ भी करप्शन है, लेकिन इससे कम से कम गांव के लोगों का थोड़ा जीवन स्तर तो सुधरेगा ना। तो पता चला कि वहाँ तो सड़कें ही नहीं बन पाएंगी कभी जिंदगी में, क्योंकि विधायक को फुर्सत होगी नहीं गाँव जाने की, और विधायक को फुर्सत होगी नहीं, गाँव वाले कभी विधायक के पास मिल नहीं पाएंगे, तो बवाल नहीं हो जाएगा, गाँव का विकास जो है बिल्कुल खराब नहीं हो जाएगा और गाँव पिछड़ नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी की बात बिल्कुल सही थी। अब आपस में बवाल हो गया किसका? BR अम्बेडकर का और महात्मा गांधी का, कि भाई इसको कहाँ पे रखा जाए, इसको कानून बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। खूब लड़ाई बढ़ गई। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम लागू करवा के रहेंगे, अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि इसमें पूरा है जो सलम मुखिया पूरा खा जाएगा। महात्मा गांधी कह रहे कि खा जाएगा तो खा जाएगा, लेकिन कम से कम 10% तो मिलेगा लोगों को, उससे ही जो है गाँव का डेवलपमेंट हो जाएगा। मान लो 10% खा लिया, 90% तो मिला, मान लो 20% खा लिया तो 80 तो मिला, लेकिन आजकल होता क्या है 90% खा लिया, 10% तो मिला, समझे? तो आपस में जब इनकी बवाल हो गई, BR अम्बेडकर साहब की और महात्मा गांधी का जब बवाल हो गया, तब बीच में आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्होंने सुझाया कि एक काम करो, इसको क्या कर दो, DPSP में डाल दो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दो, कि जो राज्य चाहे पंचायत लागू करे, राज्य ना चाहे तो पंचायत लागू ना करे। समझे? क्या करे? जो राज्य चाहे पंचायत लागू करे, जो राज्य ना चाहे पंचायत लागू ना करे। तो सबसे पहला राज्य 2 अक्टूबर 1966 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में क्या कर दी गई? पंचायत की स्थापना कर दी गई। तो सबसे पहले भारत में पंचायत कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1966 को नागौर में। DPSP को थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि DPSP का मतलब होता है कि राज्य के पास अगर पैसे हों तो वो इस काम को करे, नहीं पैसे हों तो कोई बात नहीं, ना करे। बात समझ में आई? आगे आएगी DPSP क्या होते हैं। तो 2 अक्टूबर 1966 को नागौर में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कर दी गई, राजस्थान के नागौर में। लेकिन इसके कई साल बाद बात समझ में आ गई, महात्मा गांधी की बात प्रूफ हुई, बिल्कुल सही प्रूफ हुई। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप कभी विधायक से डायरेक्ट बात नहीं कर पाओगे, और वही बात हुआ। तो 1992 में, कब? 1992 में, सॉरी, कब? 1992 में, 1992 में भारतीयों जो संसद थी उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई गांवों का डेवलपमेंट जरूरी है। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73वां संशोधन किया गया, क्या? 73वां संविधान संशोधन किया गया और 1993 से पूरे भारत में पंचायती राज लागू कर दिया गया। और जब आगे पंचायत आएगी तो पंचायत के बारे में डिटेल बताएंगे कि त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय का और 2 स्तरीय, ये सब क्या है, समझे बात? तो पंचायत ये सब आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि भाई प्रधान का मतलब क्या होता है, मुखिया क्या होता है, पंचायत क्या होती है, पंच क्या होते हैं, सरपंच क्या होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है, नगर पालिका, ये सब आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अभी केवल इतना समझ लो, मतलब जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे अभी केवल इतना समझ लो कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक। पंचायती राज कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1966 को सबसे पहले भारत में नागौर, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, क्या? 73rd अमेंडमेंट किया गया। और 1993 से, कब? 1993 से पूरे भारत में पंचायत शुरू कर दी गई। यहाँ महात्मा गांधी बिल्कुल सही साबित हुए। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई हम किसी विकसित भारत की बात देखते हैं, अगर हम किसी विकसित भारत को देखते हैं तो हमें इसके विकसित गांवों को देखना चाहिए, क्योंकि जो भारत है वो गांवों का देश है। भारत में शहर कितने हैं? बहुत ज़्यादा शहर नहीं है भारत में, ठीक, अब तो फिर भी काफ़ी हैं। भारत में अभी भी 70% गांव है, और जब गांव का डेवलपमेंट खराब होगा तो क्या भारत डेवलप कर पाएगा? भाई खूब तुम मिसाइल बना लो, गांव में अगर वही होगा, पूरी सड़कें खराब होंगी तो गांव का टैलेंट बाहर आ ही नहीं पाएगा, वो बेचारा सड़कों में फंसा रह जाएगा। अगर वो बाहर आ भी गया तो वो दोबारा अपने गांव नहीं जाएगा, तो लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाएगा। ठीक, ऐसी ये सब जो कंडीशंस हैं, मान लीजिए किसी जंगल में गांव है और जंगल तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा तो वो बेचारे आदिवासी रह जाएंगे, तो क्या उनके साथ ये न्याय होगा? नहीं। तो महात्मा गांधी की ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। महात्मा गांधी ने कहा था कि पंचायती राज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया और जो नीति निर्देशक तत्व में था उसको डाल दिया गया, क्या? कानून बना दिया गया। उसको क्या बना दिया गया? कानून। तो 2 अक्टूबर 1966 को सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू किया गया था? नागौर। कहाँ के? राजस्थान के नागौर में। कहाँ पे शुरू किया गया था? राजस्थान के नागौर में। कब, कौन से संशोधन में पंचायती राज पूरे भारत में लागू कर दिया गया? तो
73वें संविधान संशोधन 1992 में संशोधन हुआ, 1993 में पंचायती राज पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आपको केवल 1993 याद रखना है। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पूरे भारत में पंचायती राज शुरू कर दिया गया। पूरे भारत में पंचायती राज शुरू कर दिया गया। अब जब पंचायतों की स्थापना हो गई तो नगरों में भी प्रॉब्लम, क्योंकि नगरों में भी सड़कों की जरूरत। अब डायरेक्ट विधायक तो सड़क बनाएगा नहीं, विधायक ज़्यादातर कहाँ होता है, राजधानी में ज़्यादातर होता है। वो उसको औपचारिक मीटिंग्स करनी होती हैं, लोगों से मिलना होता है। तो उसने क्या क्या किया गया कि एक काम करो, जिस तरीके से हमने क्या किया, नगर में जो प्रधान वगैरह बनाए, इनका काम क्या होता है, सड़कें बनाना, छोटे मोटे मुद्दों पर क्या है कि सड़क बनी, लाइट लगाई और सब चीज़ें, गाँव में टंकी बनना, ये सब किसका काम है, पंचायती राज का, यानी कि प्रधान और ग्राम पंचायत का। इन्होंने कहा ऐसे ही नगर पंचायत का भी गठन करो। किसका, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत का भी गठन किया गया। इसमें स्थानीय स्वशासी संस्थाएं आ गई, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। इन सब की चर्चा किसमें आ गई, किसमें आ गई, 12वीं अनुसूची में। इसको कब लागू किया गया, इसको 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1993। संशोधन ये भी 1992 में हुआ था, लेकिन 1993 में लागू किया गया। तो 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को शुरू कर दिया गया। इसमें कौन कौन, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब क्या किसमें शुरू कर दिया गया, ये सब शुरू कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन 12वीं अनुसूची में डाल दिया गया और 1993 से पूरे भारत में ये शुरू कर दिया गया। पूरे भारत में आज भी देखो, अभी यूपी में आने वाले हैं पंचायत के चुनाव, स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब के चुनाव आने वाले हैं। ठीक, तो ये सब कब शुरू हुआ, 1993 में, 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पूरे भारत में। कब, कौन सी अनुसूची में डाल दिया गया इसको, 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को डाल दिया गया। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आपकी 12 अनुसूची इस तरीके से खत्म हो गई। तो एक बार इनका रिवीजन कर ले 9 से लेके 12 तक, और इसको आज की क्लास यहीं को खत्म करें। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, ऐसे कानूनों का संग्रह जिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा कानून आ जाए जिसमें क्या होगा, मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। 9वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, 284। 9वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, 284। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून। इसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। इसमें क्या है कि चुनाव क्या हो, आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएं अकेले, तो आप पे दल बदल कानून लग जाएगा। लेकिन अगर 70 से 75%, मतलब 70% से लोग ज़्यादा चले जाए, तो पार्टी की जो पार्टी है उसकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन आपकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी। ये क्या है, दल बदल कानून है। कोई प्रॉब्लम, क्या है, दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, दल बदल कानून 1985 में, 52वें संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची क्या कहती है, पंचायती राज की व्यवस्था करती है। पंचायती राज किसका सपना था, महात्मा गांधी का। किसका सपना, महात्मा गांधी का। इसी वजह से 2 अक्टूबर 1966 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की नींव डाली गई। सबसे पहले पंचायती राज की नींव डाली गई। 1993 में इसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पंचायती राज को 1993 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय स्वशासन, नगर में भी इसकी जरूरत पड़ने लगी। तो जब नगर में इसकी जरूरत पड़ने लगी तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया, और 1993 में क्या कर दिया गया, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की स्थापना कर दी गई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कल, आगे सीधे आएंगे किस पे, 22 भागों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। कल तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।